अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के जुर्म अंजाम में हम आपको एक ऐसी खातून की कहानी सुनाएंगे जो पहले शोबिस की दुनिया में चमकता सितारा बनने का ख्वाब देखती थी, लेकिन जब ख्वाब हकीकत ना बन सके तो उसने नशे की दुनिया का रुख किया और फिर एक ऐसे मोड़ पर जिंदगी ने उसे ला खड़ा किया कि वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी मंशियात फरोश खवातीन में शुमार होने लगी। जी हाँ, ये कहानी है अनमोल उर्फ पिंकी की, जिसे लाहौर के इलाके से गिरफ्तार किया गया। हैरत अंगेज तौर पर लाहौर पुलिस इस गिरफ्तारी के हवाले से बेखबर रही। सवाल यह है कि यह कहानी शुरू कहाँ से हुई, कौन है अनमोल उर्फ पिंकी, उसने इस मकरू कारोबार में कैसे कदम रखा और उसके सहूलतकार कौन थे जो उसे सपोर्ट करते थे। सबसे पहले हम आपको सुनवाएंगे सीनियर सहाफ़ी की जुबानी के वो इस केस के बारे में क्या कहते हैं। Hi friends, I'm Pinky. पिंकी आ रही है। उधर लाइनें लगाऊं, अब मैं ख्यालों में बैठ कर सोचूं, मैं पिंकी को पकड़ूंगा, मैं पिंकी को पकड़ूंगा। आप लोगों की अकल एक लो में जिस दिन दिमाग से सोचना शुरू करोगे ना, उस दिन पिंकी की तरह एक ब्रांड बन जाओगे। धड़ल्ले से काम कर रहे हैं, पूरे कराची में अंधेर डाला है। रोक सको तो रोक लो। हमारी तरफ से कोई खिला इस तरह का नहीं है, जो जब कोर्ट में जाएगा तो फिर पता चलेगा। मियाँ साहब, पहले तो ये बात बताइएगा कि अनमोल अल मारूफ पिंकी लाहौर से गिरफ्तार होती है या कराची से होती है? कुछ इतलात हैं कि उसे लाहौर से गिरफ्तार किया जाता है। देखिए शेख साहब, उसमें ना सबसे पहली बात तो ये है कि पिंकी है कहाँ की। उसके बाद लाहौर की तरफ आते हैं, क्योंकि आपके नाज़रीन को पता होना चाहिए कि पिंकी पैदा कहाँ हुई, कैसे लाहौर आई, कैसे कराची चली गई, कैसे नेटवर्क बना। तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री मैं आपको बता देता हूँ। पिंकी बेसिकली बलोच ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है और रेंद बलोच फैमिली है इसकी। ये सुराब गोट कराची का इलाका है, वहाँ पे अपने वालिदैन के साथ, बहन भाइयों के साथ ये रहती थी और वहाँ पे ये स्कूल में पढ़ती थी। ठीक। 2006 में इसको मॉडलिंग का शौक़ होता है। ठीक। अदाकारी के लिए ये लाहौर आती है और यहाँ आके वो ऐसे लोगों के हथे चढ़ जाती है जो ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं। अब एक नई लड़की है, मॉडलिंग में या अदाकारी में अपने जौहर दिखाना चाहती है, लेकिन उसे मौका नहीं मिल रहा और सर्वाइवल भी बहुत मुश्किल है लाहौर जैसे शहर में, तो वो ड्रग्स का इस्तेमाल करती है। उसमें पहली चीज़ जो होती है वो अब में वो इतनी गुम हो जाती है, इतनी ज़्यादा पीती है कि एक वक्त तक असर करना बंद कर देती है। उसके बाद वो मुख्तलिफ पार्टियों में जाती है, वहाँ पे कोकीन और दूसरे नशे इस्तेमाल होते हैं। तो इस दौरान उसको एक राना नासिर नाम का बंदा मिलता है जो कि खुद ड्रग डीलर था, मुंशियात फरोश था। तो उसको कहता है कि हम ये काम मिल के करते हैं। तो पिंकी चूँकि अर्ली एज में थी, उसके एम्बिशियस कह लें कि थी कि बहुत ज़्यादा कि जी मैंने तरक्की करनी है, तो वो उसने ये देखा कि कोकेन जो कि 8-10 हज़ार रुपये ग्राम उसको मिलती थी, वो भी उस पर असर करना बंद हो गई। तो उसने उस नशे को डेवलप करने के लिए इंटरनेट से मदद हासिल की और उसको उसने 4 केमिकल्स मिला के अपने नाम से प्रोडक्ट रोशनास कर बैठी। अब वो प्रोडक्ट जो भी हाँ, उसमें सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो प्रोडक्ट जो उस केमिकल्स के साथ वो तैयार करती थी, सबसे पहले वो खुद ट्राई करती थी। फिर उसको उसने गोल्डन और दूसरे तीसरे नाम दिए। गोल्डन उसका सबसे टॉप पे था जो 40,000 रुपये ग्राम वो बेचती थी। उसमें शेख साहब इसने जो तैयारी करती थी वो अपने घर के अंदर ही करती थी। ठीक है। 4 डिब्बे केमिकल के मंगवाने और उसमें तैयारी करनी, फिर उसकी पैकिंग करनी। कुछ लिक्विड फॉर्म में होता था, कुछ पाउडर फॉर्म में होता था। तो उसके साथ फिर इसके भाई, तीन भाई जो थे वो भी साथ इन्वॉल्व हो गए। एक दो दफ़ा ये लाहौर में सप्लाई देने गई तो ये भाग गई वहाँ से और भाई इसके पकड़े गए, तो वो कुछ परचेज़ के ऊपर दर्ज हुए थे। अब तक जो इतलात हैं 3 मुकदमात इस पर दर्ज हुए थे। उसमें एफआईआर में ये तो शो किया जाता था कि लड़की है, लेकिन लड़की भाग गई है, लड़के पकड़े गए।
अब उसमें आपने खुद आप प्राइम रिपोर्टर हैं, आप बेहतर समझते हैं कि जब पुलिस को पैसे लगते हैं या सिफारिश की जाती है ना, तो वो कहते हैं कि जी हम जो है वो इतनी मिकदार का पर्चा देंगे कि दूसरे दिन आपकी बेल हो जाएगी। फेल हो जाए। तो इसके भाई भी इस लिहाज से छूट जाते थे। एक दफ़ा ये 2022 की बात है गालबन, एक बहुत बड़ी खेप इसने ट्रेन के ज़रिए कराची भिजवाना चाह रही थी, और वो एक CIA कोतवाली में एक विंग होता था, एंटी नारकोटिक्स यूनिट, उसका इंचार्ज था राना इकराम। इंस्पेक्टर रिटायर हो गए, तो उसने फिर इसको पकड़ा वहाँ से। उसमें पुलिस अफसरान भी शामिल हुए, तो वो तकरीबन 15 दिन इनकी कस्टडी में रही, ना तो उसकी गिरफ्तारी डाली गई। मंशियात पकड़ी गई थी। मुंशियात पकड़ी गई। ठीक। और मज़े की बात यह है कि उस मुंशियात को जो पाउडर निकला था, उसको बाद में टेल्कम पाउडर बना के तो उसके भाई की रिहाई हो गई थी और इसकी भी। तो उस वक्त कहते हैं कि करोड़ों रुपए पुलिस ने लिए थे। कुछ 7 करोड़ का शूटिंग नहीं, होती है। उसमें करोड़ों कह सकते हैं, फिगर जो है अल्टीमेट उसको साबित करना मुश्किल हो जाता है कि उसमें यह था कि इसके ऊपर मुकदमा दर्ज ना किया जाए, सिर्फ इस बात के पैसे थे। दूसरा जो इंकशाफात अब हमारे सोर्सेज से सामने आ रहे हैं, वो शेख साहब ये था कि ये जब पैसा इसके पास आ गया था, तो ये जब घर से निकलती थी या सप्लाई देने जाती थी, तो 2 करोड़ इसकी गाड़ी में होता था कि कहीं पे भी अगर कोई मसला बना, ज़रूरत बन पड़े पैसे ठीक दे के छूट जाए। अब ये सिलसिला चल रहा था। अब उसमें आपने जो सवाल किया था कि जी आया ये लाहौर से पकड़ी गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत आला अफसरान से, एक से नहीं 3 से मेरी बात हुई है। 2 मई को ये एक यहाँ पे सोसाइटी है सदर नवीन के इलाके में, वहाँ पे एक खुफिया एजेंसी ने आके इसको लोकेट किया है लोकेटर के ज़रिए, और फिर इसको ट्रेस करके इसको गिरफ़्तार कर लिया, और जो सामान वहाँ पे था वो सारा कब्जे में लेके तो उसी रात वो कराची रवाना हो गए। तो लाहौर पुलिस को तो बहुत बाद में पता चला कि जी वो तो पता ही नहीं लाहौर चला। में थी और चली गई है। अब इशू कैसे उठता है? इशू ऐसे उठता है कि 2 पॉलिटिशियंस हैं, उनका ताल्लुक सिंध से है, लेकिन बड़े मारूफ हैं। एक की बेटी, एक का बेटा नशे के इस्तेमाल से मर जाते हैं जवानी की उम्र में। तो उस वक्त उनके कान खड़े होते हैं कि ये नशा जो है ये तो नौजवान नस्ल को तबाह कर रहा है। ये फिर सवाल उठता है सेनेट में। ठीक। सेनेट में जब सवाल उठता है तो वो कहते हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर को खुद इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। तो अब जो खुफिया एजेंसी इस पर काम कर रही है, उसी को कहा जाता है कि जी आप चूँकि प्राइम मिनिस्टर के अंडर हैं तो आप इसके ऊपर काम करें। तो वो एजेंसी आके उसको कराची पुलिस की मदद से यहाँ से उसको अरेस्ट करती है और वहाँ ले जाती है। वहाँ पे तकरीबन ये 2 मई का वाक़या है। उसके बाद ये 13 को मंजर आम पे आती है कि जब उसकी गिरफ्तारी डाली जाती है तो वहाँ फिर कोर्ट में पेश की जाती है। ठीक है। अच्छा मियाँ साहब, ये तो ठीक है, हमारे भी ज़रा ये कहते हैं कि लाहौर से गिरफ़्तार किया गया। इसमें जो जिक्र आप कर रहे थे कि इसको पकड़ा गया जब वो इंस्पेक्टर रिटायर हो चुके हैं, शादी का मामला जो है वो बड़ा ज़ेर बहस आता है। इसमें हकीकत है बाकायदा निकाह होता है, कुछ इतलात मुख्तलिफ़ किस्म की हैं कि शायद दोस्ती थी, तल्लुकात थे, कुछ इस तरह की चीज़। देखिए इसके पास एक बच्चा भी है जो पहले शौहर जो राना नासिर था उसके साथ, उससे यानी इसके वतन से पैदा हुआ, उसका बाप वो था राना नासिर। ठीक। अब जब ये मैंने आपको बताया कि जब ये 2022 में पकड़ी जाती है तो ये 15-20 दिन पुलिस की कस्टडी में रहती है। राना इकराम, ठीक है, वो फिर बात इंटेरोगेशन से दोस्ती की तरफ चली जाती है। ठीक। उसके बाद ये बाकायदा निकाह करते हैं ठीक। और दोनों मिलके मंशियात फरोशी करते हैं। अच्छा, पुलिस में होने के बावजूद? जी, आपके सामने बेशुमार केसेस ऐसे हैं कि पुलिस मियां वाले साहब, खुद जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। किसी को नहीं पता चल सका। शेख साहब यहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है, बहुत लोगों को पता भी है, लेकिन उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं होती। तो ज़ाहिर है उसके पीछे कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं। कुछ ये भी इतलात मिल रही हैं कि कुछ गाड़ियाँ थी, कुछ बंगले थे, कुछ कैश था, वो भी सब कुछ उस पुलिस इंस्पेक्टर के से आया। देखिए नो डाउट उसमें जो जब ये मिल के काम करते थे, अब 6 महीने पहले ये इतलात हैं कि राना इकराम से इसका ताल्लुक़ ख़त्म हो गया था। ठीक। शादी ख़त्म नहीं हुई थी, ताल्लुक़ ख़त्म हो गया था और वो अलहदा रह रहा था। अब उनके बारे में ये भी इतला है, कन्फर्मेशन अभी उसकी बाकी है कि उसने बैरून मुल्क अपनी रिहाइश गाहें भी बना ली हैं, जायदादें भी बना ली हैं, तो पैसा उसने भी बहुत कमाया। अब आप शेख साहब
एक इंस्पेक्टर की कितनी तनख्वाह होगी? 2 लाख 2.5 लाख। उसमें फार्चूनर तो नहीं चलती। अगर वो फार्चूनर पे फिरता था तो जाहिर है उसके पीछे कोई बैकग्राउंड थी। तो जो हमारे ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि जब पुलिस पिंकी के घर में दाखिल हुई तो उसने कहा आपको राणा इकराम ने भेजा है। यानी अब वो एक दूसरे की मुखालफत कर रहे हैं। अच्छा, मुखालफत कर रहे हैं। अच्छा, कुछ इतलात ये भी आई कि शायद चीफ मिनिस्टर साहिबा ने इसकी बड़ी वसी पैमाने पे, बड़े पैमाने पे इंक्वायरी का भी हुक्म दे दिया है कि वो लाहौर के कुछ 2 FIR सामने आई हैं। इसमें एक लियाकताबाद है गालबन, एक कोट लखपत का इलाका है, इकबाल टाउन की भी, एक इकबाल टाउन की भी, 3 है। तो उसकी गिरफ्तारी तो नहीं अमल में लाई गई, लेकिन उसको किसी में इश्तिहारी भी गालबन नहीं करार दिया गया, नाम उसका, जिक्र उसका है। तो कोई हो रही है ऐसी इंक्वायरी? देखिए शेख साहब, यहाँ पे ना एक बड़ा अजीब मामला बन चुका है कि हम ना इज्तिमाइयत को ख़त्म करते जा रहे हैं। इंफरादी कि मैं कहता हूँ मैं बच जाऊँ, मुजाहिद साहब के साथ जो मर्ज़ी कुछ हो जाए। अब जब वो यहाँ से पकड़ी जाती है, कराची चली जाती है, और कराची के जब उसको कोर्ट में 12 दिन बाद पेश किया जाता है तो फिर लाहौर पुलिस के कान खड़े होते हैं। लेकिन ये उसी रूटीन में लेके जी नहीं जी नहीं, हमारा तो इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है जी, हम तो जानते नहीं है कौन है कौन नहीं है, ये कराची वालों ने किया तो वो जाने, वहाँ पे स्टोरी चल रही है, वहाँ पे मुकदमात चल रहे हैं, हमारे पास तो कुछ नहीं है। ये बड़े आला पुलिस अफसर की बात आपको बता रहा हूँ। जो पहले दिन मेरी बात हुई है जब पिंकी को कराची कोर्ट में पेश किया गया, उन्हें जी हमें तो पता ही कोई नहीं है, यहाँ तो उसके खिलाफ कुछ नहीं है। अब मामला चूँकि बड़ा हाइप क्रिएट हो गई, हर तरफ पिंकी पिंकी हो गई, तो फिर CM ने जब नोटिस लिया तो फिर आपकी लाहौर पुलिस हरकत में आई। फिर इन्होंने उसका रिकॉर्ड ट्रेस करना शुरू किया कि इसके खिलाफ कब मुकदमा हुआ था, कैसे हुआ था, कैसे छूट गई थी। अब एक कमेटी बनाई गई है इन्वेस्टिगेशंस की, तो वो इस पे काम कर रही है। और वो ये कहते हैं कि क्योंकि 10 मुकदमात अभी तक पता चला है कराची में, तो एक मुकदमात में उसको जुडिशल हुआ है, तो दूसरे मुकदमात में फिर उसकी गिरफ्तारी डाल दी गई। अब वहाँ से जब क्लियर होती है तो फिर लाहौर उसको ले आएंगे, लाएंगे लाहौर। लेकिन उसके साथ आप देखें ना, जितना मामला चला गया आगे, उसमें वो ज़ाहिर एडिक्ट तो थी, नशा तो वो भी करती थी। अब इतलात ये भी आ रही जी उसको तो जनाब गुर्दों का भी प्रॉब्लम है, उसके फेफड़े भी ख़राब हैं, उसका ये ख़राब है, उसका वो ख़राब है। अब ये भी हो सकता है दौरान तफ्तीश, दौरान हिरासत वो इस दुनिया में रहे या ना रहे, ये डिपेंड करता है कराची पुलिस और लाहौर पुलिस के ऊपर। अब लाहौर पुलिस अपनी वर्किंग तो पूरी कर रही है। आज रात की हमें इतलात हैं कि क्योंकि अब रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड हो गया, बहुत सारा चीज़ें मिल जाती हैं कंप्यूटर से, लेकिन पुराने दौर का कुछ ऐसा रिकॉर्ड था जो कंप्यूटराइज नहीं हुआ था, तो उसकी भी छानबीन की जा रही है। 2006 के बाद 2022 तक या 25 तक वो लाहौर में क्या करती रही है, उसके खिलाफ कोई FIR है तो वो निकाली जाए, तो फिर और जो पुलिस वाले इसको रियायत देते रहे उनको भी कटहरे में लाया जाए। अब ये कहने की बातें हैं, लेकिन PSP क्लास तो इसमें नहीं आएगी, निचले वाले शायद रगड़े जाएँ। ठीक है। अच्छा मियां साहब, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि वो एक साबिक पुलिस इंस्पेक्टर है और उनके पास तफ्तीश थी और उनके पास केस था, फिर उस पर FIR दर्ज शायद उस तरह से ना हुई, शादी में बदल गई वो सारी चीज़ें, और अब उनके ताल्लुकात भी नहीं थे। ओवरऑल जो एक इंक्वायरी है, एक इन्वेस्टिगेशन विंग का जो है कमेटी बनी है, SPCRO राना जाहिद साहब उसमें शायद हेड कर रहे हैं, तो क्या उन पुलिस अफसरान को भी शामिल किया जा सकता है? और क्या तवक्कात हैं कि सिर्फ वो मामला एक साबिक पुलिस इंस्पेक्टर तक रहेगा या ऊपर तक होगी बात? नहीं शेख साहब, उसमें सबसे पहली बात तो ये जो आपने बताई है, राना जाहिद इसको हेड कर रहे हैं। शेख साहब आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, राना जाहिद एक पढ़ा लिखा, इंजीनियरिंग की हुई है उसने, और नीट एंड क्लीन, मतलब मैं आज पीठ पीछे उसकी तारीफ़ कर रहा हूँ। बहुत समझदार तफ्तीशी अफसर है, SP के रैंक पे बैठा है, और उसके कागज़ों में माफ़ी कोई नहीं थी। और उसमें जिन लोगों ने उस वक्त उसको रिलीफ दिया या जिन्होंने उसके साथ शादी करके जायदादें बनाई, वो किसी एक को भी नहीं छोड़ेगा। आगे उस पर एक्शन होता है नहीं होता है, राना जाहिद की तफ्तीश पूरी होगी और उसमें कोई नहीं बचेगा। और ऊपर तक जाता नज़र आ रहा है मामला कि सिर्फ इंस्पेक्टर तक की होगी तफ्तीश? लेकिन शेख साहब उसमें ऊपर तक अगर राना जाहिद जो इंक्वायरी करेगा, जो तफ्तीश करेगा, मेरा ख्याल है वो किसी को स्पेयर नहीं करेगा, चाहे ऊपर कोई भी अफसर हो, बात ऊपर तक जाएगी। लेकिन हो सकता है कि चूँकि अभी 10 मुकदमात हैं कराची में, कि इस दौरान पिंकी के साथ कोई हादसा पेश ना आ जाए, तो फिर तो मामला ख़त्म समझें। लेकिन अगर वो रहती है और फिर वो लाहौर पुलिस के पास आती है,
और इस तरह जो कमेटी को हेड कर रहा है जो बंदा, फिर कोई चीज़ बचनी नहीं है सर। ठीक है। नाजरीन, अनमोल उर्फ पिंकी के हवाले से जो मुसद्दका और गैर मुसद्दका इतलात सामने आईं, उनकी तफसील हमने आपके सामने रखी। ये हकीकत है कि एक अकेली खातून ना जाने कितनी नौजवान नस्लों को तबाह कर चुकी है, कितने घर उजाड़ दिए और कितने लोगों को नशे की लानत में धकेल दिया। इसका दुरुस्त अंदाज़ा आने वाली इंक्वायरी में ही लगाया जा सकेगा। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि महकमा पुलिस, जिसका काम ऐसे बड़े ड्रग डीलर्स को नकेल डालना है, उसी के बाद इंस्पेक्टर्स सहूलतकार रहे और मकसद सिर्फ पैसा कमाना रहा। सवाल ये भी है कि अनमोल उर्फ पिंकी की कहानी अचानक सोशल मीडिया पर आने से इतनी हाइप कैसे क्रिएट कर गई। इस बारे में हम आपको गुफ्तगू सुनाएंगे एक ऐसे एडवोकेट की जुबानी जो सोशल मीडिया पर नहायत एक्टिव हैं और कानूनी माहिर भी हैं। आइए सुनते हैं यासीन भट्ट की राय। तू नच नच यार मनान दा दस कित्थों सिੱਖਿਆ ਵੱਲ, कित्थों सिੱਖੇ बनने घुंगरू ते गल विच पाने टल, मैनू वेख ना आने टड्ड के, मैनू वेख ना आने टड्ड के, कोई पक्की दे दलील, जे एहो ही काम है पुलिस दा फिर पिंकी क्यों जलील। साहब, एक तो ये बताइएगा कि अनमोल पिंकी जो है ये एकदम से एक वॉक करते हुए अदालत के कमरे में जाती है और उसके बाद फिर इस वक्त हर प्रोग्राम का, हर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर, हर जगह पे यही टॉपिक है। इतनी हाइप होने की वजह क्या हो सकती है? क्या इसमें ख़ास चीज़ लगती है आपको? सर, जहाँ तक मैंने इस केस को देखा है, एक स्लोगन पिंकी की तरफ से बड़ा ज़बरदस्त आया कि आई हैव द बेस्ट कोकीन इन पाकिस्तान। देखें, इतने सिक्योरिटी एजेंसीज़ होने के बावजूद, इतनी बड़ी पुलिस नेटवर्क के बावजूद, एक खातून इतने दमदार तरीके से ये स्लोगन मीडिया के ऊपर बोल रही है। हाँ। तो देखें, माफिया से उसका कनेक्शन है। कौन सा माफिया? स्टेट माफिया, जो कि उसे सपोर्ट कर रहा है। एक खातून बग़ैर हथकड़ियों के अदालत में ऐसे माफिया राज की तरह घूम रही है, तो डेफिनेटली वो सिस्टम के मुंह पे एक तमाचा है कि जनाब आपका कानून माफिया के आगे घुटने टेक गया, कानून वहाँ पर हरकत में नज़र नहीं आया। देखें, कोई भी मुल्ज़म अदालत में पेश होता है, आप देखें बड़े से बड़ा मुल्ज़म हो, ख्वाह वो पॉलिटिकल हमारे जो हैं प्रिजनर्स वो हों, हथकड़ी लगाए बगैर उन्हें प्रेजेंट कोर्ट में नहीं किया जाता। अब ये सवाल जो है वहाँ के सिस्टम से पूछना चाहिए, इनके मुतलका आईजी से पूछना चाहिए, इनके सीएम से पूछना चाहिए कि किस बुनियाद पे एक खातून ऐसे बदमाशों की तरह ऑनरेबल कोर्ट के अंदर आई, उसने कोर्ट के डेकोरम को भी ख़राब किया और पुलिस के ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया। ठीक है, ये वजह है इसको इतना ज़्यादा हाइप जो मिली, इतनी ज़्यादा। जी बिल्कुल, और मंशियात में तो देखें और भी बड़े बड़े नाम होंगे, इससे भी ज़्यादा लोग मंशियात का काम करते होंगे, बट जिस तरह से उसने अपना केस खुद प्रेजेंट किया है सोशल मीडिया पे और प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, उसके हाइप की वजह सिर्फ यही है कि एक जो उसने मुनफरिद अंदाज में जो वो बिल्कुल नडर होके आ गई है, जैसे वो पता नहीं कोई हमारे लिए, को पाकिस्तान के लिए बड़ा नेशनल लेवल का कोई बड़ा काम कर रही है, तो इस तरह की उसे शय भी किसी स्टेट के इदारे ने दी है, जिसकी वजह से वो इस तरह दंदनाती फिर रही है। ठीक है। अच्छा भट्ट साहब, ये बताएं कि एक इंकशाफ हुआ बड़ा कि वो कुछ अर्सा लाहौर में भी रही जी, और उसके दो भाई यहाँ पे गिरफ़्तार भी हुए और FIRs भी हैं, और यहाँ पे उसने एक साबिक पुलिस ऑफिसर यानी कि साबिक इंस्पेक्टर के साथ शादी की जी। और जब वो इंस्पेक्टर साहब तैनात थे उस वक्त, जब वो सर्विस में थे, तो उनकी ज़िम्मेदारी तो ड्रग डीलर्स को, ड्रग फ़रोख्त करने वालों को, मंशियात के बड़े बड़े जो मगरमच्छ थे उनको पकड़ने की ज़िम्मेदारी उनके पास थी। तो ये कैसे हुआ? कोई उनके बारे में ये इन्फॉर्मेशन है आपके पास? सर, ये घूम फिर के जब पंजाब पुलिस
मंशियात में भी खुल के सामने आ जाती है। जब पता चलता है कि घिनौने कारोबार में पंजाब पुलिस भी शामिल है तो फिर मुझे शेर याद आ जाते हैं। मुझे शेर याद आ जाता है कि तू नच नच यार मनान दा, दस कित्थों सिੱਖਿਆ ਵੱਲ, कित्थों सिੱਖੇ बनने घुंगरू ते गल विच पाने टल, मैनू वेख ना आने टड के, मैनू वेख ना आने टड के, कोई पक्की दे दलील, जे एहो ही काम है पुलिस दा फिर पिंकी क्यों जलील। देखें जी, पंजाब पुलिस के साबिक ऑफिसर, और मेरे ख्याल में मैंने सुना है कि वो डीएसपी रैंक के ऑफिसर है। देखें, उसका काम है, एक मर्द का, एक शोहर का काम होता है अपनी बीवी को पर्दा करवाना, उसकी ज़िम्मेदारी उठाना, उसको माशरे की बुराइयों से प्रोटेक्ट करना। देखें, माशरे के बिज़नेस और घिनौने बिज़नेस में एक हस्बैंड प्रोटेक्ट कर रहा है, ऐसे कमर्शियल हस्बैंड को भी मैं सलूट पेश करूंगा कि किस किस्म का वो कमर्शियल हस्बैंड है जो कि अपनी मिसेस से और अपने सालों से मंशियात का फैमिली बिजनेस करवा रहा है। ठीक है, यानी कि वो डीएसपी, उसके इर्द गिर्द वाले सारे लोग, उनको भी ज़ाहिर है पता होगा। पंजाब पुलिस में देखें, कोई भी अफसर करप्ट है या करप्शन से पाक है, जो कि बिल्कुल नहीं है मेरे ख्याल में, तो आला अफसरान को, हर पुलिस वाले का पता है। तो इसका भी यानी कि उस वक्त के आईजी को, डीआईजी को पता था कि ये बंदा, इसकी फैमिली ये सारा काम कर रहे हैं। तो फिर मेरा इशारा इस तरफ भी जाता है कि वो जो मंशियात ये लोगों से पकड़ते थे वो फिर सप्लाई फैमिली के ज़रिए, मतलब कारोबार नशोनुमा पा रहा था। यानी कि वो जो पीछे एक स्कैंडल खुला कि माल खाने में जो है वो सामान जमा नहीं हो रहा, वहाँ पे आटा जा रहा है, चीनी जा रही है, मंशियात गायब हो रही है, वो सारी मंशियात यानी कि पुलिस वालों की फैमिलीज़ ही वो बेची जा रही हैं। तो देखें, सारे प्रॉफिटेबल बिजनेस इन्होंने फिर मंशियात को आप लीगलाइज ही कर दें। अगर डीएसपीज़ की फैमिलीज़ ने मंशियात बेचनी है तो फिर सीएम साहिबा को चाहिए कि एक ऑर्डिनेंस पास करें और इसको मंशियात को लीगल कर दें। जो ये वकूआ सामने खुलकर आ गया, देखें, ये लाहौर से इसकी जो है शुरुआत हुई है और वो तो कहती है कि मेरा नेटवर्क तो पूरे पाकिस्तान में है। इसका मतलब है कि मजबूत हाथों में उसका कारोबार, मंशियात का कारोबार मजबूत और सेफ हाथों में था, जिसकी वजह से वो इतनी दंदनाती हुई अभी भी फिर रही है और अभी भी उसे कोई जो है वज़न नहीं है। और ये लोग गरीबों के ऊपर झूठे पर्चे दे दे के इन्होंने उनकी जान निकाल ली है और ख़ुद ही है पंजाब पुलिस और इनकी फैमिलीज़ मंशियात बेच रही हैं। ठीक है। अच्छा भट्ट साहब, ये बताएं कि आपने भी किसी दौर में केस किया था और शायद वही साबिक पुलिस इंस्पेक्टर थे जिन्होंने कहा था कि जी उस अदाकारा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और आप भी उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे जी। तो क्या उसका भी मामला कुछ इस तरह का था? वो कहती थी कि मुझे भी जो है वही पुलिस इंस्पेक्टर जो है कोशिश कर रहे थे कि मैं उनकी कोई जो है वो नाजायज़ ख्वाहिशात पूरी करूं। सर डेफिनेटली यही पुलिस ऑफिसर जो है उस स्टेज एक्ट्रेस को हरासा कर रहा था कि आप मेरे साथ जो है वो इलिसिट रिलेशंस में आए, अदरवाइज़ मैं आपके हस्बैंड को, जो कि बाहर का नेशनल है, मैं उससे मुख्तलिफ पर्चों में फंसाऊँगा। उसने देखें इसकी नाजायज़ ख्वाहिशात को पूरा नहीं किया और इसके मुंह को तो लहू लगा हुआ था। इसने उनके घर जाकर वहाँ पर ज़्यादती उनके साथ की, तोड़ फोड़ की, तशद्दुद किया, जिसमें कि इसके ख़िलाफ़ इंक्वायरी हुई और इसको जो है इंक्वायरी में गिल्टी किया गया। ठीक है, उसके बावजूद एक वकूआ इन्होंने घर पे किया। ठीक है, बकौल इनके इन्होंने घर से मंशियात बरामद की, इन्होंने एक वीडियो भी जारी कर दी डिपार्टमेंट ने, और पर्चा ये कहाँ का दे रहे हैं उस पर कि वो मॉडल बाज़ार के बाहर जाके मंशियात बेच रहा था। ये हमारी पंजाब पुलिस का हाल है कि इतना बड़ा इनका झूठ उस वक्त भी जो है वो मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर आ गया था, लेकिन ये क्या करते हैं, आम इंसान की आवाज़ को बंद कर देते हैं। ठीक है, उसके मुंह में कोयला डाल देते हैं कि वो अपनी ज़ुबान ना चलाए, इनके घिनौने कामों के ऊपर से पर्दा ना हटाए। मीडिया ने, मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त भी बड़ा पॉजिटिव किरदार अदा किया, और आपके जैसे सर जो जर्नलिस्ट हैं जो कि बड़ा पॉजिटिव और वो किसी प्रेशर में नहीं आते, उन्होंने इस स्टोरी को एज इट इज़ प्रेजेंट किया मीडिया के सामने। बट कोई बात नहीं, जो भी उसके साथ हुआ, अब वो बंदा जो है वो बाहर है, क्योंकि इन्होंने फेक FIR, फेक कार्रवाई करके उसके ऊपर दी थी। तो इस पुलिस वाले ने ज़्यादती का बाज़ार, ये तो वो केसेस हैं सर जो हाईलाइट हो गए हैं। अभी कितने लोगों के साथ इसने ज़्यादती की, झूठे पर्चे दिए। देखें, इंक्वायरीज़ तो तब भी हुई थी, इंक्वायरी का कोई फ़ायदा नहीं है। इसको जो है वो इसकी वर्दी के, अब चूँकि ये पुलिस वाला जो है ये वो हो चुका है, रिटायर हो चुका है, तो अब इसका जो है आम इंसान की तरह इसके ख़िलाफ़ एक पर्चा दर्ज हो, ठीक है, और उसमें फिर इसे फांसी हो।
पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, फिर हमें पता चलेगा कि पंजाब ने एक पॉजिटिव और कामयाब हुकूमत बनाई। ठीक है। अच्छा भाट साहब, ये बताइएगा कि कानूनी तौर पे अब इसकी मामले की एक शफाफ इंक्वायरी भी हो रही है, चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो है वो खुसूसी हदायत भी कर दी है, तमाम मुतल्लिका अदारे जो हैं एक्टिव हो गए हैं कि कुछ इतलात ये हैं कि उसको यहाँ से गिरफ़्तार किया गया और फिर कराची ले जाया गया और फिर वो यहाँ पे रही भी, गिरफ़्तार ना हुई। बहुत सारे सवालात जो हैं वो मुख्तलिफ़ जगहों से और मुख्तलिफ़ कार्रवाइयों में सामने आ रहे हैं। क्या किस तरह की इंक्वायरी होनी चाहिए, किस तरह की जो है इदारे तफ्तीश करें जिसमें सब सच साबित हो जाए? अब तक तो इल्ज़ामात हैं, वो साबिक पुलिस इंस्पेक्टर पे भी इल्ज़ामात हैं और बहुत सारे बड़े बड़े नाम जो हैं वो दौरान तफ्तीश खातून जो है वो इल्ज़ाम लगा रही है या बयान दे रही है, तफ्तीश में इंकशाफात जिसको कहा जाता है। तो आप ये बताइएगा कि क्या कानूनी तौर पे होना क्या चाहिए? पंजाब सिंध में तो एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम गालबन बन गई है JIT, तो लाहौर में या पंजाब में क्या होना चाहिए? सर, हमारा फुल फ्राई हाफ फ्राई इदारा जो है वो बातें करने की हद तक अगर है या वो प्रैक्टिकली कुछ करना चाहता है तो मेरे ख्याल में CCD को इस केस को प्रॉपरली टेकअप करना चाहिए। और इस तरह की खातून जो है जो कि इतनी प्रोफेशनल है, जिसका स्लोगन ही ये है, जिसका मोटो ये है कि आई हैव द बेस्ट कोकेन इन पाकिस्तान, वो जेल में भी जाके अपना नेटवर्क चलाएगी। पूरे पाकिस्तान को पता है हमारी जेल्स में क्या होता है। वहाँ पे भी एक पूरा सिलसिला चल रहा है मंशियात का, जिसको आज तक के रोकथाम जिसकी नहीं हो सकी। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस आए और इस चीज़ को कवर वो नहीं कर सके। इस तरह की खातून जेल में भी जाएगी तो वो वहाँ पे भी अपना नेटवर्क बिल्ड कर लेगी। जो माफिया उसके पीछे है वो वहाँ पे भी उसे सपोर्ट करेगा। इसकी पूरी जो फ़ोन हिस्ट्री है, इसकी जो राब्तों की तमाम हिस्ट्री है, इसके जितने क्लाइंट्स हैं उन सबको धरा जाए, ख्वाह वो पॉलिटिशियन है, ख्वाह वो एक्टर हैं, ख्वाह वो एक्ट्रेस हैं, जो इसके क्लाइंट्स हैं उन सबको भी पकड़ा जाए और पूरी इसकी चेन को पकड़ के और इनको एग्जाम्पलरी जो है वो सज़ा देनी चाहिए। सख्त जो है वो दफ़ात के तहत इनके ऊपर पर्चा होना चाहिए, उसके बाद जो है वो इंसाफ की बात हो सकेगी। अदरवाइज़ अभी तक तो जो वो नज़र आ रहा है कि एक खिचड़ी जो है वो पक चुकी है और मैटर पाकिस्तान में आपको पता है हाईलाइट होते हैं और उसी तरह ही वो उसी स्पीड से जो है वो रिवर्स भी हो जाते हैं। बट ये एक सेंसिटिव इशू है। देखें, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का इशू है। हमारी यूनिवर्सिटीज़ में ये नशा बिक रहा है, हमारे स्कूल्स तक ये नशा आ गया है, हमारे जो अच्छे स्कूल्स हैं वहाँ तक ये नशा आ गया है, आइस आ गई है, पिल्स आ गई हैं। तो इसका सद्देबाब बहुत ज़रूरी है। हमारी जो ऑनरेबल जुडिशरी है वो इस मामले में बहुत सख्त है, उनका डिसीजन बहुत सख्त है। वो कहते हैं कि जो ख़ास तौर पे इस तरह हमारी नस्ल को ख़राब करने वाले जो जितने भी स्टेट में बंदे घूम रहे हैं उनके हम सख्त खिलाफ़ हैं, उनको हम सख्त से सख्त सज़ा देंगे। तो इसका ट्रायल भी मेरे ख्याल में इन्हें लाहौर ले आना चाहिए और CCD के हवाले करें ताकि इसकी शफाफ इंक्वायरी हो सके। नाज़रीन, कुछ पुलिस अफसरान के नाम अनमोल उर्फ पिंकी के साथ जोड़े जाते हैं। उन्हीं में से एक साबिक पुलिस इंस्पेक्टर माजी में भी शदीद तनकीद का निशाना बनता रहा। उस वक्त एक अदाकारा ने उस पर संगीन इल्ज़ामात लगाए थे, लेकिन अफसोस के उसकी दुहाई और उसका रोना किसी ने ना सुना, बल्कि बहुत से सीनियर अफसरान ने उस साबिक पुलिस इंस्पेक्टर को बचाने की कोशिश की। आज जब उसका नाम पाकिस्तान की सबसे बड़ी मंशियात फरोश खातून के साथ जोड़ा जा रहा है तो वही अदाकारा अपनी पुरानी तकलीफ को याद करके क्या कहती है। आइए सुनते हैं निगार अदाकारा की जुबानी। सर, आपकी बात बिल्कुल बजा है। इंसाफ अगर मिलता तो मैं अभी तक भी अदालतों के धक्के ना खाती। अभी 20 तारीख को मेरा केस लगा हुआ है। अभी मैं 12 तारीख पे गई थी। वो जब बड़े लोगों के हाथ में केस होते हैं ना तो आम आवाम की कहाँ सुनी जाती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उस टाइम मैं नाम ज़रूर लूँगी क्योंकि मेरे साथ ज़्यादती हुई और मेरी दुआ सिर्फ मैंने अपना केस अल्लाह की अदालत में छोड़ा। ये आप सारा कुछ देख रहे हैं। रानी करम ने उस टाइम रियल मेरे साथ बहुत ज़्यादती की थी और मैंने उस टाइम चीख के अदारों के धक्के खाए। बोला IG साहब के पास भी मैं गई, CCPO कमियाना साहब के पास में गई। CCPO कमियाना ने मेरी इंक्वायरी को करवा के मुझे सामान कलेक्ट करवाया।
इसके बाद एक और हमारे बड़े अच्छे ऑफिसर हैं, उन्होंने फेक इंक्वायरी की। फेक इंक्वायरी करके उस इंक्वायरी को डिसमिस करवाया जो सीसीपीओ ने की थी। जब उस दिन जज साहब ने फैसला देना था रानी अकरम के ख़िलाफ़ पर्चे का, जब ये वाली मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, अभी वक्त आएगा वो सबको पता चल जाएगा जो उनका नाम है, उन्होंने फेक इंक्वायरी करके मुझे मेरे साथ जो ज़्यादती की, मैं उसकी सज़ा अभी भी भुगत रही हूँ। मैं कभी उस अदालत के दरवाज़ा खटकाती हूँ कि मेरा इंसाफ किया जाए, वो एक हमें घुमा रहे हैं। उसके केस के उसके पास जाओ, आप उसका ऑफिसर के पास जाओ, आज ये आईजी के पास जानी है, आईजी साहब के पास जानी है, आज ये डीआईजी साहब के पास जानी है, ये इस्टेब्लिशमेंट के पास जानी है। सर मेरे साथ अभी तक यही हो रहा है। मैंने फिर दोबारा से अदालत का दरवाज़ा खड़काया कि मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा। 2 साल तकरीबन कुछ 7-8 महीने हो गए इस बात को, लेकिन मुझे अभी तक इंसाफ नहीं मिला अदालत की तरफ से, लेकिन मेरे अल्लाह की तरफ से इंसाफ आ गया। उस टाइम मेरे साथ काफ़ी लोगों ने ना, जब मैंने बोला कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की प्रेस क्लब में, उसके बाद जी मेरे ऊपर क्वेश्चन आंसर हुए कि जी आप कैसे कह सकती है कि ये सब झूठ है। एक इंक्वायरी जब मैं सीसीपीओ किमियाना साहब के पास गई तो वहाँ पे हमारे डीआईजी साहब, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, नाम पता चल जाएगा लोगों को, वो वहाँ पे बैठे हुए थे। उन्होंने एक वीडियो क्लिप चलाया जो कि मेरे घर का था, पर मुझे नहीं पता था। मेरी उस टाइम कंडीशन ऐसी थी कि मुझे नहीं समझ आ रही थी कि ये क्या कर रहे हैं। जब वो वीडियो क्लिप चला, मुझे नहीं पता था, जब सीसीपीओ कमियाना साहब ने वो वीडियो क्लिप देखा तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटा आप जाओ, जाके पहले अपने केस को तैयार करो, फिर उसके बाद मैं आपके साथ। उन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया। और उसके बाद किशवर साहब ने जो क्लिप चलाया था वहाँ पे, मुझे नहीं पता था उसका, वो क्लिप जो था ना, मैंने दोबारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की आप इसे अपने घर पे। जब मैंने वो वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने चैलेंज किया कि मुझे वो वाली वीडियोस दिखाई जाएं। जब वो वीडियो मंजरे आम पे आई, उसके बाद इन्होंने क्या किया कि कहा जी ये तो देखें, ये देखें, ये काम हो रहा है, वो काम हो रहा है, वो इतनी ड्रग कहाँ से लाता। अगर वो कहता है जी, मतलब आप कहते हैं जी वो आपके घर से नहीं निकली, वो बाहर से बैग लेके आ रहा है, वो नज़र आ रहा है। उस वीडियो को आप दोबारा से देखेंगे ना, आप उसका क्लिप भी चला सकते हैं, वो नज़र आ रहा है कि वो बाहर से लाए हैं। बैग खोलने से पहले उनको पता है कि इनके अंदर क्या है। बैग ऐसे खोल रहे हैं तो कह रहे हैं तुहाडे घरों निकले ना, बीबी दस ना है क्या साढ़े घरों निकले है। भाई मेरे घर से कुछ निकला ही नहीं, मुझे पता ही नहीं है, मैं कैसे बोलूँ। ये वहाँ पे हमें इन्होंने बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया। लेकिन उसके बाद आज मैं ये कहती हूँ कि मेरे अल्लाह ताला ने मेरे लिए वो वाले इंसाफ के दरवाज़े खोल दिए। जो वो वाली ड्रग्स थी वो इसी के घर से आती थी, फिर वो आई थी, वो जो इन्होंने मेरे हस्बैंड के ऊपर डाली थी, जो इन्होंने वीडियो बनाई थी ब्लैकमेल करने के लिए हमें। लेकिन मैं सोशल मीडिया पे, क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैंने तो रोना है, मुझे पता है कि मैं गलत नहीं हूँ, तो मैंने तो पिटना है। भाई मेरे साथ इंसान नाइंसाफ़ी हो तो मैं अभी तक पिट रही हूँ 2 सालों से, पर मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा। मैंने मरियम नवाज़ साहिबा को उस टाइम, जिस टाइम मेरे साथ हुआ था, हिना भट्ट साहिबा जैसे कि काफ़ी आर्टिस्टों के साथ उन्होंने सपोर्ट किया, मैंने भी उनको बड़े मैसेजेस किए, लेकिन शायद मैं उस लेवल की नहीं थी, तो उन्होंने मेरे ना मैसेज का जवाब दिया तो ना ही मेरे कॉल अटेंड की। मैंने उन दिनों में बहुत ज़्यादा इल्तिजा की थी हिना भट्ट साहिबा से, क्योंकि जहाँ तक आपको पता है जो चीज़ मूव हो रही थी, जैसे आजकल उज़्मा बुखारी साहिबा हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, हमारी आर्टिस्टों की फैमिली में वो इस टाइम मकबूल है, क्योंकि हमने तो मरियम साहिबा तो हमारे बहुत बड़े काम कर रही हैं ना, हमने तो उनको ही बोलना ना कि जो हमारे पास है। तो उस टाइम मैंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की थी कि भी मुझे कुछ इंसाफ दिया जाए। मुझे ये लोग ब्लैकमेल कर रहे थे, इन्होंने मुझे लिए शूटर भी भिजवाए मुझे मरवाने के लिए, मेरे साथ बहुत ज़्यादतियाँ हुई, पर मेरे अल्लाह ने शायद पता नहीं किस लिए मुझे बचा लिया था, या ये दिन दिखाने थे कि ये देखो जो जिन्होंने तुम्हारे साथ किया उनके साथ ये हुआ। और जनवन बात है भाई, मेरे साथ बहुत ज़्यादती हुई थी। मैं आज भी ये कहती हूँ कि मैं आज वो वक्त याद करती हूँ, मुझे ऐसे लगता है जैसे आज है वो वक्त। इन लोगों ने मुझे, जो दफ्तरों में मुझे धक्के खाने पड़े, शिकर दोपहर सब लोग अपने अपने दफ्तरों में बैठ के पंखे चला के बैठे होते थे और मैं इनके दरवाजे पे होती थी, पर मुझे इंसाफ नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला। मैं
मैं नहीं इतनी ताकतवर थी कि मैं इनके मुकाबले कर सकती। इन्होंने बहुत ज़्यादतियाँ की भाई मेरे साथ। सॉरी, मैं जब बंदे के साथ बीतती है तो बंदे को पता होता है कि, लेकिन मेरा अल्लाह तो है ना, मेरी इल्तिजा उसी से थी। अल्हम्दुलिल्लाह उसने मुझे डेज़ में दिखाया, सालों में सदियों में नहीं, हिस्ट्री नहीं बनाई, उसने मुझे दिखाया है कि ये देखो जो जिन्होंने किया था। लेकिन भाई यहाँ पे इंसाफ लेना बहुत मुश्किल है। आज भी मेरे केस को सिर्फ इसलिए नहीं सुना जा रहा क्योंकि जो इनकी टीम, पूरी टीम का नाम आ रहा है ना, ये सारी टीम है इनकी। इंशाल्लाह ताला मेरी आज भी छोली है, इंशाल्लाह ताला इनके साथ बहुत बुरा होना। इन्होंने वैसे जलील होना है जैसे इनका हक है। ये मेरे, मैं तो कुछ भी नहीं, पता नहीं मेरे जैसी कितनी हैं, कितनी माएँ हैं जिनके बेटे इन्होंने उजाड़े हैं, कितनी बीवियाँ हैं जिनके खामद इन्होंने छीने हैं। ये बहुत जालिम ये ग्रुप है, ये नहीं कि ये एक बंदा है। ये DIG लेवल से लेके ना, मैं नाम नहीं लूँगी किसी का, मेरे लेने से फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, लेकिन DIG से लेके ना नीचे तक, SP तक, DSP तक, SHO तक, ESI तक, इनका एक ग्रुप है। अल्लाह सुना करे, मेरी सिर्फ मरियम नवाज साहबा से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ खुदारा, जैसे आपने बहुत अच्छे काम किए, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, अल्लाह करे आप हमारी CM रहे, हमें पसंद है आप, लेकिन ऐसे लोगों को, ऐसे दरिंदों को ख़त्म करें। जैसे आपने इतने सफाए किए ना, ये भी एक सफाया करें कि ये इन लोगों ने, हम लोगों की, जिन लोगों को पता ही नहीं होता था अदालतें क्या होती हैं। मैंने थिएटर छोड़ दिया, मैंने शोबिस छोड़ दिया, मैं एक नॉर्मल लड़की घर की तरह, आज भी मैंने थिएटर नहीं किया क्योंकि मेरे खामद ने मेरी इज़्ज़त रखी, मेरे लिए उसने बहुत कुर्बानियाँ दी, मैं उसके शुक्रगुज़ार हूँ। लेकिन भाई यहाँ पे इंसाफ लेना बहुत मुश्किल है, लेकिन अल्लाह के इंसाफ तो है ना, पर ज़्यादतियाँ बहुत हो रही हैं अभी तक। मैं कल जज साहब के पास गई हूँ, 12 तारीख थी मेरी, जज साहब के पास जाके मैंने बोला है, वहाँ पे जाके मैंने बोला है सर मुझे 3 साल हो गए धक्के खाते हुए, अभी तक ना मेरा सामान वापस मिला है, ना मेरी एक एप्लीकेशन है जिसको हमने चैलेंज किया है कि जी फ़लाने बंदे ने CCPO की एप्लीकेशन को रद्द करके अपनी एप्लीकेशन को, मतलब वो जो उसने इंक्वायरी की, उसने बोला जो CCPO ने इंक्वायरी की है वो झूठी है, जो ये वाली इंक्वायरी है जज साहब के सामने उसने आर्डर रख दिए कि ये वाली मैंने दोबारा इंक्वायरी की है, ये सच्ची है। जिसमें CCPO की इंक्वायरी में जिसमें हमें सामान कलेक्ट हुआ, जिसमें हमें सारी चीज़ें कलेक्ट हुई, सारे प्रूफ्ड आए, वो सब झूठ है। जो एक बंदा उठता है वो उठ के उसके फेवर में इंक्वायरी करता है, जिसमें मुझे बुलाया नहीं गया, मेरे साथ बात नहीं हुई, मैंने आज तक उस SP का चेहरा नहीं देखा जिसने ये इंक्वायरी की है। वो कहा कि बोल दे कि मैंने इसका चेहरा देखा है, जहाँ पे मर्जी मुझे मुजरम करार दे दे, मैं हाज़िर हूँ। मैं आज भी धक्के खा रही हूँ अदालतों के, आज भी धक्के खा रही हूँ कचहरियों के, पर मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा। ये जो लोगों के घर पे बेवजह ये केस करवा के, ये सारा कुछ करवा के, ये ड्रग्स, अब समझ आई कि ये कौन सी ड्रग्स और कहाँ से आती थी। नाज़रीन, हमने आपको हर पहलू से अनमोल उर्फ पिंकी के हवाले से गुफ्तगू दिखाई और सुनवाई। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर एक आला सतह कमेटी के जरिए रिपोर्ट तलब की गई है। इस रिपोर्ट में आने के बाद ये वाज़ेह होगा कि पंजाब में कौन कौन इसका सरकारी सहूलतकार रहा और उसने इस मकरू कारोबार से क्या फ़ायदा उठाया। अब ये सवाल है कि अनमोल उर्फ पिंकी के कानूनी पहलू क्या है। क्या उसे हथकड़ी लगाकर अदालत में पेश किया जाना चाहिए था? उसका कितना जिस्मानी रिमांड होगा और मंशियात के मुकदमात में जो इस पर दर्ज हैं उनमें उसे कितनी सज़ा हो सकती है? ये सब जानने के लिए आइए सुनते हैं माहिर कानून राना तनवीर की जुबान। राना साहब, शोर तो शुरू हुआ कि एक ख़ातून है और बड़ा उसने लिबास ऐसा पहना हुआ, उसकी तस्वीर आई और फिर पुलिस वाले जो है वो बड़े प्रोटोकॉल के साथ अदालत में लेकर जा रहे हैं, तो हथकड़ी जो है वो नहीं लगेगी, ये भी एक बहस होती। कानून में ख़ातून को, चाहे उसका जुर्म जो भी है,
हथकड़ी लगाना और 7 पुलिस कांस्टेबल, फीमेल पुलिस कांस्टेबल का ना होना, हमें तो उस फुटेज में दिखाई नहीं दिया, कहीं पे मेल ही था, तो इसकी क्या कितनी ज़रूरी है हथकड़ी? ये आपका क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है और पिछले 2 दिन से मैं ये देख रहा हूँ मुख्तलिफ़ चैनल्स पे, सोशल मीडिया पे, ये क्वेश्चन नहीं है कि इस पे कानून क्या कहता है। कानून बड़ा क्लियर है वुमेन के ऊपर, ठीक है, कि कोई भी खातून किसी भी मुकदमा में जब रिमांड के लिए पेश की जाएगी, अव्वल तो वो रिमांड के लिए पेश नहीं की जाएगी, ठीक है, पहली बात, रिमांड के लिए पेश नहीं की जाएगी, नहीं की जाएगी, नहीं पेश की जाएगी लेकिन रिमांड नहीं दिया जाएगा उसका। ओके, इस पे कानून बड़ा वाज़ेह है। और कत्ल या डकैती, इन 2 मुकदमात में उसका रिमांड दिया जा सकता है और वो भी थाने में नहीं रखी जा सकती, उसके लिए जेल से लाया जाएगा और शाम होने से पहले उसको वापस जेल भिजवाया जाएगा। अच्छा, यानी कि खातून है और जब रिमांड के लिए पेश किया जाएगा उसको हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी, ये भी कानून है। और ये कहाँ है? बेसिकली आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 आर्टिकल 14 ये कहता है कि किसी भी इंसान के वक़ार को मजरूह नहीं किया जाएगा, और उसकी इंटरप्रिटेशन जुल्फ़कार वर्सेस स्टेट में ये की गई कि किसी भी खातून को हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी। हाँ, लेडी कांस्टेबल होनी चाहिए साथ, वो उसको साथ लेके जाएगी, लेकिन आप नॉर्मली भी देखेंगे कोर्ट्स में खातून जब आती है उसको हथकड़ी नहीं लगी होती। तो ये जो बहस सोशल मीडिया पे एक चल पड़ी, ये पता नहीं क्यों इस साइड पे चल पड़ी। हाँ, लोगों को पता नहीं है, लोगों को अंदाज़ा नहीं है, ठीक है, और जिनको अंदाज़ा है शायद उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। तो राना साहब, इसके बावजूद उस पुलिस एहलकारों को उनको मुअत्तल भी कर दिया गया, फिर तो उन्होंने कानून के मुताबिक काम किया। देखें, जो पुलिस का एहलकारों को मुअत्तल किया गया, इसमें बेसिकली एक SHO, एक सब इंस्पेक्टर और 2 लेडी पुलिस एहलकार जो हैं उनको मुअत्तल इसलिए किया गया कि आपने उसको बड़ा प्रोटोकॉल दिया। हालांकि ये प्रोटोकॉल की बात नहीं थी, ये लेडी कांस्टेबल मिसिंग होने की बात ज़रूर थी। दूसरी बात ये है कि उस अनमोल पिंकी का जो एटीट्यूड था, यानी जिस तरह से वो मॉडलिंग करते हुए या कैट वॉक, बेसिकली वो मॉडल भी बनना चाहती थी, तो वो अगर आप उसका स्टाइल देखेंगे तो वो है। तो ये भी हो सकता है उसका वो नेचुरल स्टाइल हो, लेकिन मैं लिबास भी बड़ा, लिबास क्योंकि गैर शरई था। हाँ। अब यहाँ बड़ा अहम पॉइंट ये है कि एक चीज़ है शरीयत इस्लाम और दूसरा है कानून। सबसे पहले ये देखना होगा कि इन केसेस में क्या शरई कानून नाफिज होता है या नहीं। यानी लिबास, आप किसी के लिबास के ऊपर कोई बात कैसे कर सकते हैं? आप ये इखलाकी तौर पे कर सकते हैं, कानूनी तौर पे आप नहीं कर सकते। आप किसी के ऊपर ये केस फाइल नहीं कर सकते कि आपका ये लिबास ठीक नहीं है। हाँ, इस्लाम में जो उसकी शराइत बयान की गई हैं उसका मामला बाद में देखा जाएगा क़यामत वाले दिन, और तकवा के नज़दीक तो वही है। सो बेसिकली यहाँ पे जो डिस्कशन होनी चाहिए वो ये कि कानून क्या है। अब कानून के मुताबिक तो ये, अब इस केस में जो डिस्कस करने वाली अहम बातें हैं वो ये हैं कि एक इतना बड़ा गैंग आपने पकड़ा या इतनी ज़्यादा तादाद में आपने मंशियात पकड़ी है, अब उसकी फ़ेट क्या होगी? क्या आप इस काबिल हैं कि उसको कन्विक्शन करवा सकें, उसको सज़ा दिलवा सकें? अब सज़ा दिलवाने के लिए आपको चाहिए कि सबसे पहले आपकी इन्वेस्टिगेशन उन असूलों के ऊपर हो जो सुप्रीम कोर्ट ने पिछले केसेस में डिफ़ाइन कर दिए कि एक मंशियात के केस की जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो ये चीज़ें मिसिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक, जिनमें से एक मैं आपको मिसाल देना चाहूँगा। 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंशियात के केस में जब रिकवरी होगी तो वीडियो बनाई जाएगी, या गिरफ्तारी होगी तो वीडियो बनाई जाएगी। ठीक है। अब वो वीडियो रिकॉर्ड के तौर पे उसकी रिकवरी, वो एक घर में, हाँ, फ्लैट उसी पे मैं आने लगा। हाँ। अब आप ये देखें कि ये जो केस इसके भाई का है जिसमें एक्विटल है, एक्विटल ऐसे नहीं हो जाती कोर्ट में। जब कोर्ट में एविडेंस या मिसिंग हो या एविडेंस प्रॉपर तरीके से साबित ना हो सके तो फिर एक्विटल होती है। अब इसमें ये कह दिया कि नामालूम ज़राए से मुखबर ख़ास ने इतला दी, और ये 99 बल्कि 100% मंशियात के केसेस आप कोई भी FIR उठा के देख लें यही होता है। इसको प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन कहते हैं
कि एक जो ऐसा तहरीर होती है FIR, जो तहरीर होती है, वो बिल्कुल वो नीले रंग का शॉपर, नीले रंग का शॉपर और फलां मुखबिर जगह खास पे ने इतला दी, हम 4 लोग गए और फलां, हालांकि ऐसा होता नहीं है। इन फील्ड ये लोग गिरफ्तारी पहले डाल लेते हैं, ठीक है, उसके बाद उस FIR के मुताबिक अपनी फ़ाइल बना देते हैं। ठीक है, अब जब उस FIR के मुताबिक अपनी फ़ाइल बना दी, गिरफ्तारी किसी और जगह से कर ली। अभी भी लास्ट ईयर मैंने एक एक्विटल कराई है, उसमें उन्होंने CCTV मौजूद थी कि इन्होंने फैक्ट्री से गिरफ़्तार किया है, पेंट बनाने वाली फैक्ट्री से गिरफ़्तार किया, जबकि बीच में लिखा हुआ कि रास्ते पे चौंक में खड़े बेच रहे थे, तो मुखबिर ख़ास ने इतला दी, हम वहाँ गए, वहाँ जाके हमने गिरफ़्तार कर लिया। ये नाम उन्होंने बताए हैं। अब क्योंकि स्टोरी फेक थी, तो जब कोर्ट में एक वकील 100 सवाल करता है उस स्टोरी से मुताल्लिक, तो कितने क्वेश्चन आप सही जवाब दे सकते हैं? एक आदमी जो इन्वेस्टिगेशन में उस वक्त मौजूद ही नहीं है, एक कांस्टेबल या प्रोसिक्यूशन एविडेंस जो उस वक्त मौजूद ही नहीं है, विटनेस, वो कितने सवाल सही जवाब दे देगा? तो कानून इस पे ये कहता है, कानून बेसिकली 2 बुनियादी प्रिंसिपल्स हैं क्रिमिनल के, क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस जो फौजदारी फ़लसफ़ा है, 2 बुनियादी प्रिंसिपल। पहला है एवरी अक्यूज्ड इज़ इनोसेंट बिफोर कन्विक्शन, ठीक है, जब तक वो कन्विक्ट सज़ा याफ्ता नहीं हो जाता वो इनोसेंट है। अब इनोसेंट इंसान के जितने राइट्स हैं वो उस अक्यूज़ के राइट हैं, जिस तरह हमारे और आपके राइट्स हैं। दूसरे नंबर पे एक्यूज्ड इज़ द फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ, कि उसको पूरा मौका दिया जाएगा कि उसको सुना जाए। ही शुड नॉट बी कंडेम्ड अनहर्ड, उसे पूरा सुना जाएगा और उसकी तफसीलात लेके फिर फ़ैसला किया जाएगा। और तीसरा इसमें जो बरियल की मोस्टली जो वजह होती है वो बेनिफिट ऑफ डाउट, जब आप किसी एक चेन में डाउट क्रिएट कर देते हैं, जैसे कि ये जो वीडियो, अब तो वो वीडियो मिसिंग कर रहे हैं, अब वो CCTV वीडियो जो है ना वो मिस कर दी हुई है। अभी जो कल खबर आ रही थी वो जो वीडियो है, अब आप ये देखें कि गिरफ़्तार कहीं और से कर रहे हैं, फ्लैट कोई और है, तो जब CCTV के ऊपर जिरा होगी कोर्ट में तो उसकी क्या फेट रह जाएगी? बिल्कुल ठीक है। वो जो फ्लैट का जो FIR में एड्रेस है, वो कहते हैं ये तो हमारा घर है, हम यहाँ रह रहे हैं। अब यही वजह है कि वो एक गुटखा फरोश कोई हैं, उनके नाम था, और फिर ये लाहौर से कैसे शिफ्ट की गई, वो सारी तफसीलात ये जब कोर्ट में आएंगी तो ये इस केस का पता भी नहीं चलेगा। राना साहब, जितनी हाई पिच केस को मिल गई और इतना बड़ा एक माफिया बेनकाब कर दिया, सज़ा मिल पाएगी? देखिए जी, माफिया तो मेरे ख्याल में बेनकाब नहीं हुआ, जो पीछे सिर्फ नहीं, वो मैं कहना ये चाह रहा हूँ इसमें सर कि पिंकी को गिरफ़्तार किया। आपको पता है कि ये जो कल से खबर आ रही है कि रिमांड जो दिया गया है, जिस पे सस्पेंशन कर दी गई पुलिस वालों की कि रिमांड ही नहीं, जब कानून ये है रूटीन में। आज के एक इंटरव्यू में SP अल्ताफ़ साहब ने, वो वहाँ के जो रेलेवेंट SP हैं, उन्होंने ये कहा है कि मैजिस्ट्रेट ने रूटीन में रिमांड दिया था, यानी कि रूटीन में जुडिशल किया है, खातून को तो भेजना ही जेल है। अब रिमांड लेने के लिए जो प्रेशर था ना ऊपर, जो DIG और वज़ीर दाखिला का जो प्रेशर था, उसके लिए अब नया केस बनाया गया है। अच्छा, वो जो नया केस बनाया गया है, जो मैंने आपको पहले कहा, किसी खातून के रिमांड हासिल करने के लिए या कत्ल का मुकदमा हो या डकैती का हो, उसमें कत्ल की जिक्र हो रहा है केस का। अब उसमें वो बताया जा रहा है कि इसने उस अहलकार जिसने रिश्वत ली थी 1 करोड़ के करीब इसके नुमाइंदे से, उसको कत्ल करने की साजिश इसने की है। ठीक, और उस 302 की FIR करके उसमें रिमांड लिया गया। ठीक है, इसमें 14 दिन का रिमांड ही होगा इसका? नहीं, रिमांड बेसिकली रिमांड कहते हैं कस्टडी को। ठीक है, पुलिस की कस्टडी नहीं, पुलिस की कस्टडी को कहते हैं फिजिकल रिमांड। फिजिकल रिमांड, ठीक है। जेल की कस्टडी, यानी जेल बेसिकली पुलिस है कोर्ट की, ठीक है। जो जेल की पुलिस है वो कोर्ट की पुलिस है। कोर्ट कहती है कि ये एक मुलजिम है, इसकी कस्टडी मुझे अभी रिक्वायर है, तो इसको जेल भेज दो। जुडिशल रिमांड, वो जुडिशल, उसको इसीलिए जुडिशल कहते हैं कि ये जुडिशल कस्टडी में है। जब जुडिशल कस्टडी में कोई किसी केस में डेट पड़ती है तो वो 14 दिन की डेट पड़ती है, और उसमें एक वारंट जाता है, वारंटी या उसको कहते हैं यहाँ पे पंजाबी जो कल्चर लाहौर में चल रहा है, वो उसके नाम पे एक वारंट जाता है। वहाँ पे जाके वो वारंट बेसिकली परमिशन है कि इस मुलज़म को कोर्ट में पेश करना है।
वो इसको कहते हैं जुडिशल रिमांड। तो जो फ़िज़िकल रिमांड है, फ़िज़िकल कस्टडी ये है कि ये मुलज़म मैंने सर पकड़ा, आज पकड़ा है, 24 घंटे के अंदर आपने FIR करने के और गिरफ्तारी डालने के 24 घंटे में आपने मैजिस्ट्रेट को पेश करना है। अब मैजिस्ट्रेट बीइंग द सुपरवाइज़र ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के तौर पे वो अलाउ करता है, उस 14 दिन से ज़्यादा अलाउ नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन वो मुख्तलिफ टाइम्स पे अलाउ करता है। जैसे वो कहता है कि 2 दिन के लिए आपको कस्टडी दे रहा हूँ, 2 दिन बाद फिर पेश करना है आपने, ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड फिज़िकल रिमांड। ठीक है। इसमें अब वो जो फिज़िकल रिमांड है, जी जी, उस फिज़िकल रिमांड में शर्त मैंने आपको पहले बता दी कि खातून के फिज़िकल रिमांड के लिए आप उसको मेल थाना में नहीं रख सकते। हाय फ्रेंड्स, आई एम पिंकी। पिंकी आ रही है। उधर लाइनें लगाऊं, अब मैं ख्यालों में बैठ कर सोचूं, मैं पिंकी को पकड़ूंगा, मैं पिंकी को पकड़ूंगा। आप लोगों की अकल एक लो में, जिस दिन दिमाग से सोचना शुरू करोगे ना, उस दिन पिंकी की तरह एक ब्रांड बन जाओगे। धड़ल्ले से काम कर रहे हैं, पूरे कराची में अंधेरी डाला है, रोक सको तो रोक लो। हमारी तरफ से कोई खिला इस तरह का नहीं है, जो जब कोर्ट में जाएगा तो फिर पता चलेगा। नाज़रीन, माहिर कानून की तफसीली राय के बाद ये भी बात वाज़ह होती है कि मंशियात फ़रोख्त करने वालों के खिलाफ कानूनी शिकंजा किस तरह सख्त किया जा सकता है, लेकिन साथ ही ये भी हकीकत है कि अगर कानूनी पेचीदगियों को बर वक्त तवज्जो ना दी जाए तो मुल्ज़मान सज़ा से बच निकलते हैं। यही वजह है कि इस केस में अनमोल उर्फ पिंकी समेत तमाम सूलतकारों को कानून के कटहरे में लाना वक्त की अहम ज़रूरत है। ये खातून लाहौर में बैठकर कराची जैसे बड़े शहर में मंशियात का नेटवर्क चला रही थी और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इसके साथ महकमा पुलिस के बाज़ अहलकार भी सहूलतकार बने रहे। अब जब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने सख्त और बड़े फैसले किए हैं और आला सतह कमेटी के जरिए रिपोर्ट तलब की गई है, तो उम्मीद की जा रही है कि इस मकरू कारोबार में मुलव्विस तमाम किरदार बेनकाब होंगे। अदाद-ओ-शुमार ये बताते हैं कि पाकिस्तान में मंशियात के इस्तेमाल से मुतासरा नौजवान की तादाद लाखों में है और हर साल हज़ारों अफराद इस लानत की वजह से अपनी ज़िंदगी तबाह कर बैठते हैं। ये सिर्फ एक फरियाद, एक ख़ानदान का नुकसान नहीं, बल्कि पूरे मुआशरे की जड़ों को खोखला करने वाला जुर्म है। इस उम्मीद के साथ कि अनमोल और पिंकी समेत तमाम सूरतकार कानून के कटहरे में आएंगे और उनको ऐसी सज़ा मिलेगी जो आने वाली नस्लों के लिए मिसाल बनी रहे, ताकि मज़ीद कोई नौजवान अपनी ज़िंदगी की बाजी ना हारे और कोई ख़ानदान जुर्म की दुनिया में ना धकेला जाए। ये था आज का जुर्म अंजाम। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।